नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज लद्दाख की पहाड़ी वादियों, यहां की नदियों से गुजरते हुए हम आपको चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो कुछ चल रहा है उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत हम इस बात से करना चाहते हैं कि चीन जैसे देश का दुनिया में कोई देश एतबार नहीं कर सकता। भारत को तो उसने पीठ में खंजर घोंपा ही है कई बार, लेकिन दुनिया भर में कोई ऐसा सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये सबूत है कि चीन कितना शातिर पड़ोसी और धोखेबाज देश है। ताइवान पर जबरन कब्जे की फिराक में रहता है चीन। नेपाल दोस्त समझता रहा और चीन ने उसके एक इलाके पर कब्जा कर लिया। करीब 70 साल से तिब्बत पर चीन का कब्जा। हांगकांग की आजादी का अतिक्रमण कर रहा है चीन। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और मलेशिया से टकरा रहा है चीन। सेनकाकू द्वीप को लेकर पूर्वी चीन सागर में जापान से लड़ रहा है चीन। मंगोलिया में कोयला भंडार पर कब्जे के लिए चीन ने जमाया कब्जा। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसने चीन से दोस्ती करने की कोशिश की और बदले में उसे चीन की मक्कारी और धोखेबाजी देखने को ना मिली हो। आज चीन वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के जरिए अपना साम्राज्यवादी विस्तार चाहता है, जिससे दुनिया सतर्क हो चुकी है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट चीन में अभी नजर आ रहे हैं। वो जो तीखे तीखे जवाब देते हैं अमेरिका को, यूरोपियन देशों को और बाकी के देशों को, उनका आजकल काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स पे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे। कोरोना का कहर चीन से चला और दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। जिस वक्त दुनिया चीन की बीमारी से लड़ रही थी, चीन अपनी खतरनाक चालों को कामयाब करने में जुट गया। ये उसकी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि 5 मई को जब भारत लॉकडाउन में खुद को कोरोना से बचाने में जुटा था, उसने चोरों की तरह पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की हिमाकत कर दी। उसके बाद से भारत ने लड़ते हुए उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। ये मसला सिर्फ भारत का नहीं है। चीन का हाल पागल हाथी वाला हो गया है। वो किधर भी हमलावर अंदाज में दौड़ सकता है। कैसे वो भारत से बातचीत के बावजूद धोखे की नई नई कारगुजारी कर रहा है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए कि कोरोना काल में कैसे उसने पड़ोस के तमाम देशों की जमीन हड़पने और उन्हें परेशान करने में जुटा रहा। जून में ताइवान के एयर स्पेस में चीन के लड़ाकू विमान घूमने लगे। 2 अप्रैल को वियतनाम की फिशिंग बोट को चीन ने समुद्र में डुबो दिया। जनवरी में इंडोनेशिया के मछली वाले इलाके का अतिक्रमण कर लिया। 16 अप्रैल को मलेशिया के पास समुद्र में समुद्री गश्ती बढ़ा दी। मई में चीन के मियाको स्ट्रेट में अपना एयरक्राफ्ट करियर लगा दिया। कनाडा के 2 नागरिकों को चीन ने हिरासत में ले लिया। जून में ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक भी कर दिया। अभी भी चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, लेकिन उसका अत्याचार दुनिया के कई देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इसी जून महीने में अगर उसने ऑस्ट्रेलिया को साइबर गच्चा देने की कोशिश की, तो भारत में भी साइबर अटैक करने से बाज नहीं आया। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी इंफॉर्मेशन कोलेट की है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 4-5 दिनों में
एकदम से इंडिया के साइबर स्पेस पे जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जो इंफॉर्मेशन सेक्टर में है और बैंकिंग सेक्टर में है, उसमें एकदम से चाइना के द्वारा साइबर अटैक्स की संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पिछले 4-5 दिनों में मिनिमम 40,300 सच प्रोब्स या साइबर अटैक्स किए गए हैं, जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है। वास्तव में चीन कोरोना को लेकर दुनिया में पूरी तरह घिर गया था। वो उससे बचने के लिए या कहें कि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद से लेकर दूसरे तनावों को हवा देने लगा। आपको याद होगा कि उसी दौरान अमेरिका ने चीन पर पाबंदी लगाने की भी बार बार बात की। कोरोना से घिरा तो चीन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ हमलावर रुख अपनाया। इसका सबसे बड़ा सबूत भारत है, जिसके साथ चीन ने सीमा पर विवाद खड़ा कर रखा है। जिन देशों के चीन की सीमाएं कहीं टकराती भी नहीं, उनके साथ भी चीन का पंगा सरेआम हो रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि भारत जैसे देश के लिए चीन जैसे पड़ोसी के साथ रहना कितनी बड़ी मुसीबत है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करना चाहता है। वो चाहता है इंच इंच करके भारत की जमीन को वो हासिल कर ले। अब तक हम गलवान घाटी में चीन से ये टकराव देख रहे थे, पेंगोंग सो के लिए उसका लालच देख रहे थे, लेकिन अब काराकोरम दर्रे पर भी चीन ने अपनी गंदी नजर डाल दी। गलवान घाटी से आगे चीन की साजिश, पेंगोंग त्सो झील के पार चीन की खूनी चाल, अब काराकोरम दर्रे पर चीन की नजर, दौलत बेग ओल्डी और डेपसोंग में भी मोर्चा। एक खास जानवर की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन चीन की फितरत नहीं। वो समझौते तोड़ देता है, वो बातचीत करता है और उसको उसी वक्त भुला देता है। उसकी कायरता के कारण हमारे 20 जाबाज वीरों को शहादत देनी पड़ती है। और अब वो गलवान वैली और पेंगोंग त्सो झील से आगे भी नए कैंप और अपनी गाड़ियों के लिए ट्रैक बना रहा है। गलवान के इलाके में थोड़ा पीछे गया है। तो चीन का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए शक होता है कि चीन की नीयत कुछ और है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और डेनचौक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग त्सो झील तक मुंह की खाने के बाद चीन ने दूसरे इलाकों में भी अपनी काली नजर लगा रखी है। आज तक को सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है। काराकोरम में घुसपैठ करने की कोशिश में लगा है चीन। इतना ही नहीं, दौलत बेग ओल्डी और डेपसोंग सेक्टरों में नया मोर्चा खोलना चाहता है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। इतना ही नहीं, वो हथियारों और सैनिक गाड़ियों का काफिला भी खड़ा कर रहा है। और मैं समझता हूं कि सेना इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो अभी स्टेलमेट हो पेंगोंग त्सो पे, गलवान पे, या फिर आगे कोई और परिस्थिति उभर के आए जहां पर चीन अपनी चाल चले। मैं समझता हूं सेना बिल्कुल सक्षम है और हम उसका जवाब बखूबी देंगे। आपको बता दें कि यह इलाका दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहां भारतीय सेना का कैंप है। एक तरफ वो दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ जिस गलवान घाटी में वो 5 मई से साजिशें रच रहा है, वहां से मिली जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर चीन ने शुरू से खुराफात की। सड़क के जरिए उसने भारी वाहन और जवानों का जमावड़ा बनाए रखा। फिंगर 4 और इससे जुड़े इलाकों में भी चीन जवानों की तैनाती बढ़ाने में लगा है। चीन ने पीछे के इलाकों में सुखोई लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर रखी है। मतलब साफ है कि चीन ने 22 जून की बातचीत में भी धोखे वाली नीति को बनाए रखा।
हालांकि वो गलवान घाटी में 1 किलोमीटर पीछे भी हट गया। भारतीय सेना को यह बात साफ हो गई है कि चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लेह दौरे के बाद चीनी सेना गलवान के कुछ इलाकों में अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि चीन LAC पर समझौतों की कैसे धज्जियां उड़ाता है। 15 जून को हमारे सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जिस चीनी कैंप को तहस नहस कर दिया था, ठीक एक हफ्ते बाद 22 जून को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने 4 टेंट खड़े कर दिए, दीवार और इन्फेंट्री गन अलग से। अगर आप ख्याल करें तो चाइना ने तिब्बत में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई थी कुछ महीने पहले, जनवरी फरवरी में, और उसके बाद इनके जो फॉर्मेशन थे ना, कुछ फॉर्मेशन अपने अपने एरिया में वापस ले गए। तो हम ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं मोस्टली इन्हीं फॉर्मेशंस के हैं, जैसे 4 मैकेनाइज्ड डिवीजन इनके और 6 मैकेनाइज्ड डिविजन्स, जिनके ट्रूप्स जो है और फॉरवर्ड मूव करे हुए हैं। उधर LAC पर फॉरवर्ड पोस्ट पर हालात का जायजा लेकर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे नई दिल्ली लौट आए। चीन अगर डाल है तो हमारी सेना बात बात जाकर उसको जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। शिवरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। चीन की चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण पूरी दुनिया ने तब देखा जब वो अमेरिका पर उसका ठीकरा फोड़ता रहा। दरअसल कोरोना की जन्मभूमि तो चीन ही था। भारत कोरोना से भी लड़ रहा है और यहाँ पर LAC पर चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया है तो चीन से वहां पर भी लड़ रहा है। इस सब के बीच ने जब कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत भारत ने की तो चीन उल्टा भारत की ओर ही उंगली उठा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर युद्ध जैसे हालात चीन ने पैदा किए। गलवान घाटी में सैनिक निर्माण और सैनिक तैनाती चीन ने की, लेकिन अब चीन की बदमाशी देखिए कि ठीकरा हिंदुस्तान के सिर पर फोड़ रहा है। 中印边界西段加勒万河谷冲突事件引发国内外广泛关注。6月19日，我已经详细介绍了事件的来龙去脉。此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。首先是印度边防部队。 बार बार भारतीय सीमा में घुसने और जमीन हथियाने की कोशिश करने वाले चीन ने एक बार फिर गलवान वैली पर अपना दावा ठोंकने की कोशिश की और उल्टा भारत पर इलाके की भौगोलिक स्थिति में बदलाव का आरोप जड़ दिया। यही नहीं, चीन का आरोप है कि 15 जून की रात गलवान वैली में पहला हमला भारत की तरफ से हुआ था। 中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线 中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷 LAC के कायदे कानूनों के हिसाब से पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण तरफ भारत है और उत्तरी तरफ चीन, लेकिन चीन भारतीय इलाके में पेंगोंग त्सो झील के पास फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ गया। खबर यहां तक है कि वहां कैंप बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसमें 13 जून के बाद और तेजी आई, लेकिन हिंदुस्तान ने हथियार और संवाद दोनों को सहारा बनाया। गलवान घाटी से आई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने अतिरिक्त सैन्य बलों की संख्या और गाड़ियों में कुछ कमी की है। कुछ सैनिकों और गाड़ियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे किया है। सेना अब मानव रहित टोही विमान और अपने सैनिकों के जरिए इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रश्न यही, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है?
22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुआ था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन गलवान वैली और पेंगोंग झील से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक चीन हर जगह भारतीय सरजमी में पांव बढ़ाने की कोशिश करता रहा और हां, इस अतिक्रमण के बावजूद शांति की दुहाई भी देता रहा। 敌边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方多次向印方提出严正交涉。5月6日凌晨， चीन के मुंह से शांति की दुहाई वैसे ही है जैसे किसी लोमड़ी के मुंह में घास का तिनका हो। लेकिन भारत चीन की बात और घात दोनों समझ गया है, इसलिए उसके शांति के ढोंग में अब फंसने वाला नहीं है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यहां लद्दाख में हम आपको चीन की साजिशों की कहानी सुना रहे हैं, उन्हीं वादियों से गुजरते हुए जहां पर भारतीय सेना अपनी तैनाती में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन सिर्फ लद्दाख ही समस्या की जगह नहीं है, चीन की निगाहें तो हर एक इलाके पर लगी रहती हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर उसकी नजर है, अरुणाचल पर है, सिक्किम पर है। इसीलिए भले ही भारत बातचीत कर रहा है, लेकिन तैयारियों में कमी नहीं छोड़ रहा पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। भारत से चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लंबी सीमा रेखा। सीमा निर्धारण ना होने से एलएसी टर्म का इस्तेमाल। और यही एलएसी सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी चीन की शैतानी चाल का गवाह बनती है। सिक्किम के पास एलएसी पर यह तस्वीरें कुछ दिनों पहले की है, जब चीनी सैनिक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने लगे। बाद में इनको जबरन हमारे सैनिकों ने पीछे ढकेला। जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी का अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो भारत ने हर जगह एलएसी पर अपने जवानों की तैनाती और मुस्तैदी तेज कर दी। ये हिंदुस्तान का हिमाचल का आखिरी गांव है और इस गांव की जमीन के ठीक पीछे चाइना शुरू हो जाता है और यहाँ पर बाकायदा आईटीबीपी और हिमाचल सरकार ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। ठीक पीछे अगर इस कैमरे को हम ले जाते हैं तो ये सतलुज नदी यहाँ से दिखाई दे रही है और ये सतलुज नदी चाइना से बहकर यहाँ पर आ रही है। भारत और चीन की सीमा 3 सेक्टरों में बटी है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आज तक उत्तराखंड के उस पॉइंट तक भी गया जिसने 1962 के युद्ध में चीन की धोखेबाजी को देखा था, और इसलिए इस बार पहले से ही वहां जाबाजों की तैनाती चुस्त कर दी गई। डोकलाम में 3 साल पहले भारत और चीन के बीच विवाद तेज हुआ था, जिसे 70-80 दिनों के संघर्ष के बाद हल कर लिया गया था। लेकिन एलएसी पर कई जगहों पर चीन ने विवाद खड़ा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा लगी रहती हैं। 1962 में चीन ने जबरन कब्जा किया, लेकिन बाद में उसको पीछे हटना पड़ा। वैसे सिक्किम के पास नाथुला दर्रा को लेकर भी चीन विवाद खड़ा करता रहा है। भारत ने चीन से दोस्ती की तमाम कोशिशों को देख लिया, उसका कोई असर नहीं हुआ। अब भारत चीन पर यकीन नहीं
बल्कि घात पर प्रतिघात वाली नीति से चलता है। आज तक ब्यूरो। और चीन ने नेपाल के साथ जो किया है उसके तो क्या कहने। नेपाल को उकसा कर भारत से पंगा लेवाते रहा। भारत के 3 हिस्सों को नेपाल ने कह दिया कि हमारा हिस्सा है, नक्शे पर कह दिया। नागरिकता को लेकर बवाल नेपाल ने शुरू कर दिया। और इस सब के बीच चीन ने क्या किया, तो नेपाल के एक गांव को हड़प लिया। अब ओली सरकार इसको लेकर चुप है, लेकिन नेपाल की जनता बिफरी हुई है। वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो आज नेपाल की वही स्थिति है। कहां वो भारत के खिलाफ हथियार उठाने की बात करने लगा था, और जिस चीन के बल पर ऐसी बातें कर रहा था, उसके हाथों ही अपनी जमीन खोता दिख रहा है। चीन ने उसके कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। नेपाल की ओली सरकार चुप है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नेपाल के 5 हिमालयी जिलों के 1456 रोपनी जमीन चीन के द्वारा अतिक्रमित हुआ है, और गोरखा और दार्चुला जिला के एक गांव नेपाली गांव का भी अतिक्रमण हुआ है। और उस समाचार में ये भी छप रहा है कि सरकारी रिपोर्ट भी यही कह रहा है। और इस संदर्भ में यहाँ संसद में नेपाली कांग्रेस के द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव भी दर्ज किया गया है। इसलिए इस संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि नेपाल सरकार इस पर संसद को बताए कि चीन के द्वारा जो अतिक्रमण की बातें हो रही है वो क्या है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि चीन कैसे उन देशों को भी नहीं छोड़ता जो उसके दोस्त होने का गुमान पालते हैं। चीन ने नेपाल में रुई नाम के पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहाँ पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के कब्जे वाले तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप है। उनकी पार्टी भी खामोश है, लेकिन विपक्ष तीखे सवाल उठा रहा है, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को लेकर भी। और नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में संकल्प प्रस्ताव दर्ता करवाया है। नेपाल सरकार से मांग किया है कि इसके संबंध में सरकार का व्यू रखिए, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक नेपाल सरकार ने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला है, प्रतिक्रिया भी नहीं जनाई है। चीन की नई कूटनीति पैसा देकर तमाम देशों की जुबान बंद कर देने की है। 5 साल पहले ही नेपाल में विदेशी निवेश का 42% हिस्सा चीन का हो गया था। पहले नेपाल में सबसे ज्यादा निवेश भारत का होता था, लेकिन अब चीन का है। चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हैवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं, और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल के साथ चीन का बर्ताव पूरी दुनिया की आंखें खोल देने वाला है कि चीन पर भरोसा सपने में भी नहीं करना चाहिए। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात की सीमा से लगते लगते पाकिस्तान की तरफ कैसे एयरपोर्ट बना के चीन कर रहा है भारत को घेरने की तैयारी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। यहां लद्दाख में चीन की साजिशें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान में चीन कैसी साजिशें रच रहा है भारत को घेरने के लिए, वो भी बताते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो महसूस करता है कि वो कमजोर पड़ रहा है और उसे आसपास के देशों की जरूरत है, कभी नेपाल को उकसा देता है, कभी पाकिस्तान को उकसा देता है। वैसे पाकिस्तान को उकसाने की आवश्यकता भी खास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो उसके कर्ज के बोझ तले इस कदर दबा हुआ है कि वो उसका गुलाम ही है। लद्दाख के बाद राजस्थान सीमा पर ड्रैगन की हरकत।
भारत से लगती पाकिस्तान की सीमा पर चीन के सैनिक। सरहद पार चीन बिछा रहा एयरपोर्ट का जाल। चीन की मदद से पाकिस्तान ने बनाए बंकर। पाकिस्तान में चीन की नई चाल से भारत सावधान। राजस्थान और गुजरात के उस पार तेल और गैस निकालने के बहाने चीन की गतिविधियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजस्थान के जैसलमेर में घोटारू बॉर्डर के ठीक सामने 25 किलोमीटर की दूरी पर चीन की मदद से पाकिस्तान के कदनवाली में एयरबेस तैयार हो चुका है। यहां पर चीन के सैनिकों की मौजूदगी भी कुछ महीनों में काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर MiG-21 की टक्कर के चीन से मिले J-7 लड़ाकू विमान, JF-17 लड़ाकू विमान, Y-8 रेडार और कई अत्याधुनिक संसाधन जुटा लिए हैं। इसी तरह बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थार पारकर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसकी दूरी भी भारतीय सीमा से करीब 25 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है। चीनी सैनिक केवल राजस्थान सीमा पर ही नहीं, गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। गुजरात की सीमा के सामने 20 किलोमीटर दूर मिठी में एक एयरपोर्ट बन रहा है। इसी तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने की भी योजना है, जिस पर काम चल रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां करेंगी। कराची एयरपोर्ट से इन्हें यहां तक पहुंचने में दिक्कत आती थी, लेकिन ये पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के धोखेबाज दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। दरअसल 80 के दशक में चीनी पाकिस्तान की तरफ भारत से लगती पश्चिमी सीमा में तेल और गैस खोजने के नाम पर काम करना शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि बॉर्डर के आसपास के स्कूलों में चीनी भाषा मंडारिन की स्पेशल क्लासेस भी लगाई जा रही हैं। चीन की इस हरकत पर भारत को कड़ी नजर रखनी होगी। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के पीर कमाल और चोलिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक देखे जाते रहे हैं। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वर्षों से वीरान पड़े रेगिस्तान में चीन की दिलचस्पी और सामरिक ठिकानों को बनाने की ये कोशिश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए हैरान करने वाली है। हालांकि सरहद पर तैनात BSF किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ये जानकारी भी आई है कि पाकिस्तान के कराची, जकोबाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोधा, पेशावर, मियांवाली और रिशालपुर जैसे एयरबेस को चीन के सैनिक अत्याधुनिक बना रहे हैं। चीन पाकिस्तान में केवल सामरिक ठिकाने ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। इनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास हैं। रेत के टीलों में पक्के बंकर का निर्माण भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाला है। अब तक 350 से ज्यादा बंकर चीन की मदद से पाकिस्तान तैयार कर चुका है। इन बंकरों को झाड़ियों के नीचे छुपाकर बनाया जा रहा है। साथ ही ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके रंग से नजर धोखा खा जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन ये सब कुछ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है, लेकिन धोखेबाज चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उनकी जो कंपनियां हैं और उनके जो वर्कर्स तैनात हैं, कहा जाता है कि वो चीन के सैनिक हैं जो वर्कर्स की ड्रेस में तैनात हैं। और चीन के जो व्यावसायिक हित हैं या जो उसके आर्थिक हित हैं, उनको काफ़ी ज़ोरदार ठेस पहुंची है कोरोना प्रकरण के बाद, और इसलिए वो बौखलाया हुआ है और वो किसी कीमत पे नहीं चाहता कि भारत कभी भी ऐसी स्थिति में आए कि वो उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका शो पीस है उसको थ्रेटन कर सके। अपने कारोबार की सुरक्षा को लेकर चीन को पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं है। उसकी कंपनियों को सुरक्षा चीन के सैनिक देते हैं।
सीपेक के लिए चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देना शुरू किया और अब पाकिस्तान उस कर्ज के बोझ तले दब गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF के कर्ज से 2 गुना पैसा चीन को चुकाना है। इन सब के बीच भारत को कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान और चालबाज चीन दोनों से सावधान रहना होगा। चालाक चीन के चालों से भारत को चौकन्ना रहना होगा। जमीर बेच चुका पाकिस्तान अब अपनी जमीनें भी पश्चिमी सीमा पर चीन को सौंप रहा है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी सीमा पर हमें तैयारी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कैमरामैन निखिल शर्मा और विनोद भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। चीन एक ऐसा देश है जिसकी किसी से नहीं बनती। या तो वो ऐसे देशों से रिश्ता रखता है जो उससे दबे रहें, उसके गुलाम के किरदार में रहें। अगर कोई देश उससे ज्यादा ताकतवर है तो उससे वो उलझता ही रहता है। कभी जापान, ऑस्ट्रेलिया से लड़ जाता है, कभी सिंगापुर, इंडोनेशिया को आंखें दिखाता है। दक्षिण चीन सागर, ये वो इलाका है जहां पड़ोसियों की नाक में दम करने वाला चीन अपनी सबसे ज्यादा दादागिरी दिखाता है। यहां मिसाइलों और हथियारों से लैस जहाजों के साथ चीन थानेदारी करता नजर आता है। देखते ही देखते चीन ने यहां अपने इतने सैन्य ठिकाने बना लिए और इतनी बड़ी संख्या में जहाजों की तैनाती कर दी कि अमेरिका भी हक्का बक्का रह गया। दशकों से चीन इस इलाके के निर्जन द्वीपों पर कब्जा जमाने की फिराक में रहा है। वहीं जमीन के अलावा चीन यहां के प्राकृतिक संसाधनों को भी अपने कब्जे में करना चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 11 अरब बैरल कच्चा तेल और करीब 190 खरब क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है। यही नहीं, समंदर के रास्ते यहां से सालाना 5.3 खरब डॉलर का व्यापार होता है। चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खारिज किया जा चुका है। इसके बावजूद पड़ोसियों को छेड़ने की आदत से मजबूर चीन पैर पसारता हुआ धीरे धीरे ताइवान तक पहुंच गया। इस दौरान उसने सामुद्रिक शक्ति के अलावा वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन भी किया। 16 मार्च को ताइवान कोस्ट गार्ड का जहाज पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी चीन की मछली मारने वाली नाव उससे टकरा गई। इस टक्कर में ताइवान के जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। ताइवान के सैनिकों ने गोली चलाई, जिसके बाद चीन की नावों को भागना पड़ा। इसके बाद 11 अप्रैल को चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपने जहाजों को युद्धाभ्यास के लिए उतार दिया। इसका मकसद ताइवान की संप्रभुता का समर्थन करने वाले अमेरिका का विरोध करना था। पिछले कुछ हफ्तों में चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की वायुसेना में 3 बार घुसपैठ कर चुके हैं। 16 जून को ताइवान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने चीन के J-10 फाइटर्स को खदेड़ दिया। चीन ने 2 अप्रैल को मछली मारने वाले वियतनामी जहाज पर हमला कर उसे डुबो दिया। यह घटना 2 अप्रैल को हुई जब वियतनामी जहाज पैरासेल द्वीप समूह के पास मछली पकड़ रहा था। चीन दावा करता है कि इन द्वीप समूहों पर उसका अधिकार है, लेकिन चीन से सबसे ज्यादा त्रस्त 4 देश रहे हैं, जिनमें से एक भारत भी है। शांति प्रिय देश जापान से चीन उस वक्त उलझ रहा था जब दोनों ही देश कोरोना से लड़ रहे थे। 30 मार्च को जापानी नौसेना का जहाज चीन के निशाने पर आया। 13 अप्रैल को चीन ने मियाको की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत को उतार दिया। पिछले महीने चीन ने अपने विमान वाहक पोत लियाओनिंग को भी यहां भेज दिया। ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच चीन की स्ट्राइक फोर्स घूमती रही। जापान इन सारी हरकतों पर नजर रख रहा था। दक्षिण चीन सागर में चीन की इन हरकतों से अमेरिका भी परेशान है। Escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. क्वाड ग्रुप में शामिल ऑस्ट्रेलिया को चीन अमेरिका का पिछलग्गू बताता है और आए दिन उसे धमकी देता रहता है।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त साइबर हमला हुआ। उसकी खुफिया एजेंसी ने पाया कि यह हमला चीन से हुआ। चीन उन देशों से भी झगड़ता रहता है जो उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। जनवरी में चीन के जहाजों ने इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में घुसपैठ की। जनवरी में ही चीन ने पहली बार कोरोना वायरस की महामारी का खुलासा किया था। चीन की नौसेना मलेशिया के पीछे भी पड़ी हुई है। उसने मलेशिया की तेल कंपनी के जहाज का पीछा अपने कोस्ट गार्ड के जहाज और लड़ाकू पोतों से किया था। पूरी दुनिया को कोरोना के संकट में झोंकने वाला चीन तमाम देशों को अपनी सैन्य ताकत से त्रस्त करने पर तुला है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अब तक अपने कर्ज की जाल में कितने देशों को फंसा चुका है चीन। आप देखते रहिए आज तक। चीन की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। जो ताकतवर देश होते हैं उन्हें विवादों में फंसा देता है और जो देश कमजोर हैं उससे दब जाएंगे उनके लिए वो क्या करता है कि उन्हें कर्ज बांट देता है। लाखों करोड़ का कर्ज लगभग 150 देशों को इस दुनिया में दे चुका है वो। सदियों पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब लिखी थी। इसमें लिखा गया था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो। चीन में इस किताब को आज भी वैसे ही माना जाता है जैसे भारत में चाणक्य नीति को। माना जा रहा है कि जंग की इस कला के अनुसार चीन कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और ताकतवर पड़ोसियों को विवादों में फंसा कर रखता है। इसी के तहत चीन ने 150 से ज्यादा देशों को 112.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। चीन छोटे छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदार बनाता है और फिर बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा लेता है। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश पर भी चीन मेहरबान है। वहीं नेपाल में उसने जमीन हड़पने का खेल शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।